नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे ख्याल से बिल्कुल मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में, मस्ती भी कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ, खा पी रहे होंगे अच्छे से, अपने सपनों को साकार करने की दौड़ में रोज अपनी स्पीड बढ़ा रहे होंगे। लेकिन ये स्पीड बढ़ाते समय आप ध्यान रखिएगा कि फिसल के न गिरे। स्पीड पे कंट्रोल भी जरूरी है। कहने का मतलब, कछुए की चाल से चलिए लेकिन रेगुलर चलिए और आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। पहला प्रश्न आज की क्लास में जो दलीय राजनीति हमारे यहाँ की है, जो दलीय व्यवस्था है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो दल प्रणाली है। पहला प्रश्न देखिए, थॉट बेस है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था? ये कौन विद्वान थे? और ये थी रजनी कोठारी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। रजनी कोठारी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों की जो भारत की दलीय व्यवस्था थी, उसको एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन करती हैं। कांग्रेस ही थी और तो कुछ था नहीं, कोई दूसरा दल था ही नहीं जो सामने आता। अब तो खैर श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस के साथ राहुल जी चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अधिकतर बैठ के ही उनका समय गुजर रहा है। आजकल कश्मीरी पंडित बने घूम रहे हैं। सब कुछ वो खैर कभी कभी बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, कभी वो मस्जिद में जाते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन कुछ उपाय चल नहीं रहा है। खैर वो बात तो राजनीति की है। यहाँ पर मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो लोग बताने लगते हैं आप तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो जाते हैं, और तो ये सारी चीजें खैर यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन मेरा जो मन होगा वो मैं बोलूंगा। आपको पसंद नहीं आता सुनिए, है ना। यहाँ मैं कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरी भी अपनी विचारधाराएं हैं। रजनी कोठारी शिक्षाविद है, लेखक है और राजनीतिक सिद्धांतकार। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह कहने का मतलब जो दबाव डाल के अपना काम कराए, कहने का मतलब जो रोक टोक लगाए, निरंकुशता ना आ पाए, कुछ अंकुश लगाए। यहाँ पे जो मजदूर संघ के सदस्य हैं, ये दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मिल है, मिल चल रही है और वहां पर उनकी जो वेतन है उनके या उनकी जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती की गई, तो इन लोगों ने क्या किया, तुरंत हड़ताल पर बैठ गए, मिल बंद हो गई। तो संघ के जो सदस्य हैं ये दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं। राजनीतिक सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी सत्ता को जो इनके हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो उस पर ये क्या करते हैं, ये दबाव बनाते हैं। ये जो संगठन है ये दबाव बनाते हैं और इनका बड़ा महत्व होता है लोकतंत्र में, तो इनका बड़ा महत्व है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं था? कौन सा वर्ग था? तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर थे वो थे, क्योंकि आंदोलन आप कई बार देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में भी हुए, कृषि क्षेत्र में हुए ही। शिक्षित वर्ग तो सम्मिलित था ही, युवा वर्ग भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था। जो व्यापारी वर्ग था वो व्यापार ही कर रहा था, और वही पुराने व्यापारी वर्ग आज भी, आज के जो संपन्न बड़े बड़े घराने हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक वहां से आप ले सकते हैं। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में जुटा था, उसको ज्यादा कोई मतलब नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित भी नहीं था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कम्युनिस्ट पार्टी, ये स्वतंत्रता संघर्ष से आप इसको रिलेट करिए, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का सामाजिक आधार था उसमें ये सम्मिलित नहीं था। मैं आपको रिलेट करके समझाना चाहता था। और पढ़िए तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए, चीजों को थोड़ा सा रिलेट करिए इतिहास से, भूगोल से, तभी समझ में आएंगे। अगला जो प्रश्न है, कामराज योजना का क्या उद्देश्य है? समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, ऐसे ऐसे प्रश्न। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन ये अभी भी पूछा जा सकता है। जब भी कांग्रेस चर्चा में आएगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने की बात की जाएगी, तो कामराज का नाम आ जाएगा। 1963 की बात है, उस समय कामराज अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फिर से जीवंत करने के लिए, राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में वृद्धि के लिए एक पार्टी के तौर पर फिर से पुनर्जागृत किया था। तो वो वही जो प्लान था उसको कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में साम्यवादी दल ने संयुक्त रूप से
भूपोरतम आंदोलन चलाया था। तो आंध्र प्रदेश साम्यवादी दलों ने आंध्र प्रदेश में ये संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया था और कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले गरीबों को भूमि तथा घर देने का वायदा किया था, लेकिन जब उसने नहीं दिया, वादा नहीं निभाया। देखिए, ये जो इलेक्शन की राजनीति पॉलिटी होती है, पॉलिटिक्स, तो इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स है, इसमें हमेशा लोक लुभावन नारे देके, लोगों को लालच देके वोट लेने की बात की जाती है। ऐसा वहां भी हुआ था। तो इन लोगों ने भूपोरतम आंदोलन चला दिया था। अगला जो प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य किया गया है? कौन सा इसमें राष्ट्रीय दल है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और समाजवादी पार्टी। तो इसमें मान्य नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो एनसीपी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसको मान्यता दी गई थी। अच्छा, इस समय की अगर सूची देखें तो हमारे यहाँ की जो मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी जो है, उनमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी है ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो एम है, मार्क्सिस्ट, वो भी है इसमें। और इस सूची में आपकी बहुजन समाज पार्टी है, और ये किसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ही है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है एनपीपी, और एनसीपी। इसमें देखिए, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये खास करके यूपी की एक ये क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में इसका ठीक है, फाइट वगैरह कर लेती है, इसकी सरकार रही है, बाकी इसका कोई महत्व नेशनल स्तर पर नहीं है। मतलब महत्व का मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब यहाँ पे जो सपा वाले लोग होंगे वो इसको डिसलाइक करके पोस्ट अपना लेक्चर नहीं सुनाएंगे, मैं जो कह रहा हूं उसके भाव को समझें, ठीक है। अखिलेश यादव इस समय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव सीएम रहे हैं यूपी के। अगला जो प्रश्न है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य ने 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? दल परिवर्तन विरोधी विधि, यानी जो दल परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए, तो इसमें कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इसको 1979 में ही अधिनियमित कर दिया था। विधानसभा का कोई भी सदस्य अपनी पार्टी को, जिसके टिकट पर वो निर्वाचित हुआ है, अगर वो छोड़ता है तो विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। विधानसभा का सदस्य वो नहीं रहेगा जिस टिकट पे वो जीता है, जिस पार्टी के टिकट पर। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर पहला राज्य था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? सही बताऊं तो आज तक मतलब ये दल बदल होता है तो मुझे इस पे बड़ी हंसी आती है कि कैसे हो जाता है और इन लोगों ने क्या प्रावधान बनाया है, लेकिन अब हो जाता है तो हो जाता है, अब इसमें हम लोग क्या करें, है ना। एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने क्या किया है? उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी जिससे वो संबंधित था, पहला। दूसरा है, किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान में अनुपस्थिति बनाए रखने पर उसे सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा। उस सांसद या विधायक को अगर उसमें करना है वोटिंग, नहीं आया। किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश करता है। अगला है कि लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो इसको भी ठहराया जाएगा। लेकिन लोग करते रहते हैं, पता नहीं मुझे, मैं किसी दिन इसी पे एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये सब सही है, ये गलत है तो यही सही उत्तर हो जाएगा, यही गलत है, यही गलत है तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। सही से पढ़ा करिए, ठीक है। तब ये याद कर लीजिए, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। फिर 10वीं अनुसूची की बात आती है कि दल बदल किसमें है, तो 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्वाचन के ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने पद धारण किए रहता है, तो तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है, तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। और अगर उसने छोड़ा और दूसरे दल में शामिल हो गया तो उसे अनर्ह ठहरा दिया जाएगा। ठहरेगा, ठीक है, समझ में? बहुत मुश्किल लगता है समझना, लेकिन आ गया होगा, ठीक। प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी कि राजनीतिक दल अब संवैधानिक रूप से मान्य हो गए?
तो एक संविधान संशोधन हमारे यहाँ हुआ था 52। तो 52वां जो संविधान संशोधन था, इस संविधान संशोधन में ये कब आया था, ये भी याद रखिएगा, ये आया था 1985 में। और इस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए थे। और इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल या एक साथ लघु दल बदल ये सब भी किया गया था, ठीक है ना। और प्रथम बार भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भी इसी के तहत प्रदान की गई थी। 1985 की ये बात है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1985, ठीक है। तो ये इसी में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दलबदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है। फिर से मैंने उसमें प्रश्न रखा, तो किसी दल में एक साथ पूर्ण अगर दल बदल होता है, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल होता है, तो ये कानून निरोध में आच्छादित है। एक लघु दल बदल और किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर जो ये होगा, ये आच्छादित नहीं है। ये वाला ये आच्छादित है, ये एक लघु दल बदल। और संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, ये आच्छादित नहीं है, जो बी वाला दिया है, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन याद करिए इसको, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए वही 52वां संविधान संशोधन जो 1985 है, उसी पर यह प्रश्न मैंने बनाया है यहाँ पर। तो इस कानून में किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। ऐसी कोई बात नहीं। आच्छादित का मतलब क्या है कि ऐसी बात कोई की गई है कि नहीं की गई है, तो ऐसी बात कोई नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया। 15 फरवरी 1985 बिल्कुल सही है। और यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। तो लागू मार्च में हो, बाद में ही तो होगा, तो मार्च में हुआ 1 मार्च को 1985 में ही, तो ये बात भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद कौन कौन से इससे प्रभावित हुए थे, तो 101, 102, 190 और 192 ये अनुच्छेद इससे प्रभावित हुए थे, है ना। राज्यों में भी तो ये ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, या फिर ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। तो दलीय लोकतंत्र का मतलब यही है, जो पार्टी में कोई पार्टी है, बीजेपी का उदाहरण मैं नहीं लूंगा, बीजेपी इसमें बहुत बदनाम है, मुझे तुरंत बताया जाता है कि वो भगवा वाला हो, क्या बताऊं, बेवकूफियत भरी बातें होती हैं ये। चलो कांग्रेस का ले लेता हूं, मैं बात कर लूंगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो कांग्रेस में से पदाधिकारी तय करना है, उसके अंदर जो चुनाव होता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके अंदर का जो लोकतंत्र होता है वो दलीय लोकतंत्र होता है, पार्टी के अंदर का, उसके पदाधिकारियों को चुनने की। दलीय व्यवस्था किस व्यापक व्यवस्था का अंग है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसका, तो ये राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्टी सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, कौन डिसाइड करता है इसको, तो ये करता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है वो करता है। इलेक्शन कमीशन जो है भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है। किस आधार पर दिया जाता है, आगे प्रश्न इसमें है, और निश्चित मानदंड है इसके, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक इसने रखे हैं, और उसी के आधार पर ये दर्जा दिया जाता है। निश्चित मानदंडों के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो करता है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआई-एम, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, किस वर्ष हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय साम्यवादी दल पहले एक ही था, बाद में ये 1964 में 2 भागों में बट गया, एक एम और एक सीपीआई, सादा सा। तो 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 1964 को एक पार्टी हुई थी कोलकाता में, तो 7वीं पार्टी सम्मेलन में, मतलब सम्मेलन हुआ था, तो पार्टी नहीं कहेंगे, पार्टी का सम्मेलन इसको कहेंगे, तो वहीं पर इसका बंटवारा हो गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, फिर से प्रश्न आ गया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी भले दिल्ली में गवर्नमेंट चला रही है,
लेकिन ये नहीं है। एक प्रश्न और हमने कर लिया, ठीक है, हो गया ना। चलिए, अब कौन कौन से आधार होते हैं अगले में देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों में से कौन सा सत्य है? तो दल 3 विभिन्न राज्यों में कम से कम लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें अगर हासिल कर ले तो वो हो जाएगा। दूसरा है कि अगर वो, दूसरा क्या है, दूसरा है कि दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए। या फिर दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर का राज्यीय दल का दर्जा मिल जाए, तो ये सब सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो पीडीएफ नहीं मिले हैं मिल जाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। एक हफ्ते से बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है सब, ऑफिस एक हफ्ते नहीं और ज्यादा हो गए। तो पुताई हो रही है, फाइनल स्टेज में वो पहुंच गई है। पेंटिंग का काम कुछ ऐसा हो गया था, बगल में जो बिल्डिंग थी उसमें काम चल रहा था और उसमें समरसीबल लगा और अपने ऑफिस में पानी भर गया। समरसीबल के कारण ऑफिस गड्ढे में नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। दीवार से रिसके वो पूरा कुछ पाइप वाइप फटा और पूरा भर गया। डिजिटल बोर्ड वोर्ड सब निकालना पड़ा, काफी कुछ हुआ। क्लासेज इससे बाधित चल रही हैं, जो लैपटॉप पे हो रही हैं तो वही क्लासेस हो रही हैं। सफलता बैच में भी क्लासेस देनी थी, 10वें दिन से वो बाधित चल रही हैं। इन्हीं कारणों से सामान तो पहले से मुझे लगा था 3-4 दिन में सब हो जाएगा, और वो इतना जरूरी था कि उसमें पूरा सीलन पानी रिस रिस के बह रहा था, तो उसे बंद कराया गया तो और सब दाग धब्बे बन गए। तो ये सब करना पड़ा इसी कारण से। तो ये सब सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई मानक एक पूरा हो जाए, याद कर लीजिएगा इसको सही से, तो ये हो जाएगा काम, ठीक है ना, कोई भी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये थे, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ए बी होना चाहिए वाजपेयी में, बी, बी नहीं, बिहारी है ना, तो बी, अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे 25 दिसंबर को होता है, 16 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी। 10वें प्रधानमंत्री ये थे। 16 मई से 1 जून 1996 तक एक बार, 19 मार्च 1998 से मई 2004 तक एक बार। और ये तो 13 दिन की ही सरकार ये चलाई थी पहले इन्होंने। और फिर हिंदी के वक्ता भी बढ़िया ये थे, कवि थे, ये सब सारी चीजें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन में राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया? तो किसके विघटन से किया गया था? तो ये कांग्रेस पार्टी का विघटन हुआ था और इससे निकल के शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, सोनिया गांधी की विदेशी मूल के होने के मुद्दे को बनाकर अलग हो गए थे ये लोग, और राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का इन्होंने गठन किया था, है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी, तो एनसीपी का गठन इन लोगों ने किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1999 में। शरद पवार को आपने देखा होगा, ठीक है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है तो उसको मिल जाएगी, पहली ये शर्त है। दूसरा है कि चुनाव में 6% या इससे संबंधित राज्य में 2 सीटें प्राप्त हो जाए, दूसरी है। तो यही सही है, पहली यहाँ पे सही नहीं है। वह राज्य की विधानसभा चुनाव में 6% वोट या संबंधित राज्य में 2 सीटें प्राप्त कर ले तो राज्य स्तर की पार्टी वो घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। और राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट, ये गलत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी शर्तें हैं, बता दूं। राज्य स्तरीय पार्टी तब बनेगी यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में, जितनी सीटें, मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो उसमें से 3 सीटें या कम से कम 3 सीटें, जैसा भी कर लीजिए, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, प्राप्त कर ले तो हो जाएगी। या सारा नहीं करना है, या कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है। 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट, एक शर्त यह है। और यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% प्राप्त करती है और 1 लोकसभा और 2 विधानसभा की सीट, या लगा है, चाहे 1 लोकसभा जीत ले 6% के साथ या 2 विधानसभा की जीत
सीट जीतने 6% के साथ, तो और अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में सफल रहती है, लेकिन उस राज्य में डाले गए जो वैध मत है, वैलिड वोट, तो उसका 8% पा जाती है, तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। ये शर्तें याद रखिएगा। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, नहीं एक क्वेश्चन और इसमें है, भारत में कोई भी एक, मैंने इसको छोड़ा नहीं, राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम कितने राज्यों में हो जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कम से कम अगर 4 स्टेट में हो जाता है, 4 राज्यों में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है तो ये स्टेट लेवल की पार्टी, लेकिन अगर 4 स्टेट में ऐसा ये कर ले जाती है तो ये नेशनल लेवल की पार्टी हो जाएगी, है ना। राजनीतिक दल है वो राज्य स्तर का है, लेकिन 4 राज्यों में अगर इसको दर्जा मिला है तो ये राज्य से नेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, स्टेट से नेशन पे। बाकी वो शर्तें आपने पढ़ी हैं। अब करंट अफेयर का पहला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग्स किन देशों ने लॉन्च किया है? किन देशों, यानी कि 2 देश कोई होंगे कम से कम, तो भारत और अमेरिका ने इसको मिलकर लॉन्च किया है। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और अमेरिका के जलवायु के लिए विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी, इन्होंने 13 सितंबर को ये क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। और ये संवाद भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की जो साझेदारी है उसके तहत ही शुरू किया गया है। ये साझेदारी जो चल रही है 2030, ये भारत और अमेरिका के बीच में स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा जो चल रहा है, स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा जो चल रहा है, क्लीन एनर्जी एजेंडा, तो उसी के तहत इसको किया गया है। और ये साझेदारी दोनों देशों की जलवायु परिवर्तन में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएगी, नवीन करेगी, वित्तीय पहलुओं बातचीत करेगी। बाकी तो कथा सब आप जानते हैं। सितंबर 2021 में किन देशों ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु निगरानी की अनुमति देने पर सहमति प्रदान की? IAEA सितंबर 2021, कौन सा देश जो ऐसा कर रहा है, अनुमति दे दिया है उसने? 12 सितंबर की बात है, 12 सितंबर को यह अनुमति दिया है ईरान ने। अभी तक ये कहता था कि नहीं हम अनुमति देंगे, निगरानी नहीं करवाएंगे। अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को यह कहता था कि हम संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में और नए मेमोरी कार्ड स्थापित करने, इन सब की अनुमति हम नहीं देंगे, कैमरे में नहीं लगाने देंगे। लेकिन अब अनुमति इसने दे दी है ना। और तेहरान में अपनी साइटों पर यह रिकॉर्डिंग रखता है। ईरान अब हथियार श्रेणी की शुद्धता के लिए अपने निकटतम स्तर तक यूरेनियम की थोड़ी मात्रा को समृद्ध कर रहा है, क्योंकि इसके भंडार में वृद्धि जारी है। तो इसी कारण से चिंता जताई जा रही थी, तो अब इसको लाया गया है इसके तहकीकात के अंतर्गत कि इसमें देखा जाएगा, इसका मिसयूज तो ये नहीं करेगा, इसी कारण से। तो बाकी ये गाथा है। और 2015 के परमाणु समझौते के अनुसार स्वैच्छिक उपायों के कार्यान्वयन को अब ये रोक देगा ईरान, जब ये अधिकार दे देगा। अगला जो प्रश्न है, पिरानेसी किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? और पिरानेसी उपन्यास इस कारण से चर्चा में आया है, इसकी लेखिका है, उनको अभी फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार इनको मिला है। सुजैना क्लार्क इसकी लेखिका है, पिरानेसी इनका उपन्यास है। और उपन्यासकार और बुकर विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की है। इनकी और भी रचनाएं हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और पिरानेसी एक भूल भुलैया मूर्त से भरे घर में रहने वाली एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है कहानी, एक अकेले आगंतुक को छोड़कर जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, ऐसा कुछ कहानी होगी, पढ़िएगा। और उनका पहला उपन्यास था जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल, इसके लिए भी उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। अगला जो प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1900 यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। बस अपना लिया, बाकी तो आप जानते हैं हिंदी की स्थिति क्या है। यूपीएससी में रिजल्ट 2% से कम है, जल्दी बढ़ता ही नहीं है। और पीसीएस में भी ये नाटक चालू हो गया है, यूपी पीसीएस में भी ये नाटक चालू हो गया है, मतलब यूपी पीएससी में। मैं इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदी को भी वैल्यू मिलनी चाहिए। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए,
हम्म? अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को अपनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में इस देश को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मतलब बाद में हिंदी मतलब नेहरू ने की। भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जिनमें 2 आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर प्रयोग की जाती हैं। एक उसमें से हिंदी है, एक अंग्रेजी है ही है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये भी बात सही है। सबसे ज्यादा मंदारिन बोली जाती है। मंदारिन के बाद में स्पेनिश बोली जाती है। मंदारिन के बाद में कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश के बाद में कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। ये क्रम भी इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब जो लैंग्वेज है तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सा यूज किया जाता है विश्व स्तर पर, है ना। आज हम वो क्लास कर रहे थे जीआईसी की, तो उसमें हमने बताया भी है ना, तो उसमें भी आपको जानना चाहिए। तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? और जैसे सबसे ज्यादा मंदारिन है, फिर स्पेनिश है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। और इसका भी स्थान है अपना हिंदी का चौथा स्थान है। इंग्लिश के बाद में हिंदी का स्थान आता है। फिर बंगाली आ जाती है, तो ये भी एक अपना रिकॉर्ड है कि बंगाली भी आती है इसमें। तो टॉप लैंग्वेजेस की लिस्ट भी आपकी तैयार होनी चाहिए। फिर बंगाली आती है, पुर्तगीज फिर उसके बाद में आती है। तो ये इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 की बात है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की ये आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2021 में अजीज अखन्नौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अजीज अखन्नौज अभी मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं। मोरक्को में अभी राजा जी होते हैं और मोरक्को के राजा हैं, उन्होंने मोरक्को के नए प्रधानमंत्री को, ये मोहम्मद 6 प्रधानमंत्री को चुना है और 395 सीटों में से 102 सीटें इन्होंने हासिल की हैं। बाकी अब कैसी वहां व्यवस्था है हमको जानने की जरूरत नहीं है, राजा है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की मुद्रा मोरक्कन दिरहम है, दिरहम याद रखिएगा। और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी की के बारे में 2 स्टेटमेंट है। यह अपीलीय न्यायाधिकरण भी है अगर ऐसा कहा जाए, तो नाम ही इसका अपीलीय है, इसमें तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। और एनसीएलएटी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था, ये भी सही है। चर्चा में इसलिए आया है, अभी इसके एक कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष कहेंगे, कार्यवाहक अध्यक्ष, ये न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। और बंसीलाल भट्ट की जगह ये आएंगे 19 अप्रैल 2021 से। उसके बाद मतलब पहले बंसीलाल भट्ट थे, फिर चीमा आ गए थे, उसके बाद में वेणुगोपाल जो है जस्टिस एम वेणुगोपाल, ये वेणुगोपाल मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और ये माननीय जो है ये 2007 तक मद्रास उच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए। उसके बाद में वहां पर ये सेवाएं दे रहे थे। अब इसके ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के तहत एनसीएलटी जो है ये पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण के तौर पर काम करता है ना। तो ये अपीलीय न्यायाधिकरण है, ये ध्यान रखना। और प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, निर्णय दिए जाते हैं, जो आदेश पारित होते हैं, उनके खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने के लिए भी ये कार्य करता है ना। सीसीआई के द्वारा जो कुछ होगा उसके खिलाफ यही सुनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2021 में इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बनी, कौन सी कंपनी बन गई है इसरो के साथ समझौता करने वाली ये निजी कंपनी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस कंपनी ने, ये हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है, औपचारिक रूप से इसरो के साथ ये समझौता किया है। और फ्रेमवर्क जो इसका है, फ्रेमवर्क कंपनी को विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाओं की अनुमति देगा और उनके अंतरिक्ष प्रक्षेपण, वाहन प्रणालियों और उप प्रणालियों के परीक्षण को योग्यता के लिए इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ भी ये उठाएगा।
कहने का मतलब इसरो इसके लिए और ये इसरो के लिए काम करेगी। जब समझौता होता है तो यही होता ही है। और समझौते पर इसरो के वैज्ञानिक सचिव और अंतरिम इन स्पेस समिति के अध्यक्ष आर उमा महेश्वरन और स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ है पवन चंदना, इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो पवन चंदना का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में बात करें तो ये छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट की विक्रम श्रृंखला का निर्माण ये कर रहा है। स्टार्टअप ये जो है इसने कलाम 5 नामक प्रणोदन रॉकेट इंजन का परीक्षण पहले ही किया है और विक्रम श्रृंखला का ये निर्माण अभी कर रहा है। पहला प्रक्षेपण यान विक्रम 1 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष देखें तो सिवान है, के सिवान, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1969 मत भूलना। अगला जो प्रश्न है, पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पीएम कुसुम में जो ऑफ ग्रिड सौर पंप लगाए गए, स्थापित किए गए, तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें राज्य आपका प्रथम स्थान पर है हरियाणा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखा जोखा याद नहीं रखना है लेकिन देख लेते हैं। इसने 2020-21 के लिए 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप स्थापित कर दिए हैं, जो कि स्वीकृत हुए थे 15,000। तो 500 आप कह सकते हैं 88 पंप केवल नहीं लगे, बाकी सब लग गए। पीएम कुसुम योजना की बात करें तो ये सोलर पंप से संबंधित योजना है, सोलर से चलने वाले जो सिंचाई पंप हैं, और इसमें किसानों को पंप की केवल 40% वहन करनी पड़ती है लागत का, और बाकी जो है वो गवर्नमेंट 60% सब्सिडी देती है। 10 हार्स पावर तक की क्षमता वाले सौर पंप खरीदे जा सकते हैं। तो हरियाणा के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं, मोहनलाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं नुआखाई जुहर, जो एक कृषि त्योहार है, किस राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? ये कृषि त्योहार है, यानी कि जब फसल तैयार होगी इससे रिलेटेड, और ये जो गणेश चतुर्थी है उसके आसपास मनाया जाता है। उड़ीसा का ये त्योहार है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और पश्चिमी उड़ीसा में ये मनाया जाता है, और ये गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। आसपास मैंने कहा था एक दिन बाद ही मनाया जाता है। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, यानी कि नया खाना, कटे हुए भोजन का जश्न। अपने यहाँ एक नवा मनाया जाता था, अब धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया। पहले घर के सारे लोग जब इकट्ठा होते तो नवा बनाया, नया कुछ बनता था, उस दिन खेत से आता था। तो ये हर जगह था, लेकिन अब कहीं कहीं अपना कल्चर है, चल रहा है, बाकी बहुत जगह खत्म हो गया। तो ये रहा आज का DD30। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो इसको लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जरूर जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं सेलेक्ट हो जाए। ये मेरा दावा है, इसको पढ़ने वाले सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।